Welcome back to all. So today's lecture on solid state physics lecture number 5. Okay. चलिए तो क्या हालचाल है फ्यूचर आईआईटीएन, फ्यूचर प्रोफेसर, ओके, फ्यूचर साइंटिस्ट, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है भाई तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स जो है वो आईआईटी से करेंगे, तो हो गया ना फ्यूचर आईआईटीएन। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आईआईटी से पीएचडी करेंगे, तो वो भी फ्यूचर आईआईटीएन हो गए। ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर लगेंगे, तो फ्यूचर प्रोफेसर हो गया। ओके, फ्यूचर साइंटिस्ट डीआरडीओ में भी लगेंगे, बीआरसी में भी कुछ स्टूडेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये सब बोलने के लिए तुम्हारा मनोबल बढ़ाना था, मेरा मेन मकसद ये था, ठीक है। तो चलिए आगे से मैं तुम्हें फ्यूचर आईआईटीएन ही बोलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 5, ठीक है। इसमें जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीपी भी पढ़ेंगे, डायमंड क्यूबिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक देखो भाई, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये मैं अलग से टॉपिक नहीं बताऊंगा, ये मैं इसी के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखवा दी, लेकिन अलग अलग के लिए अपन डायरेक्ट दिखाना यहीं पे सीख लेंगे इनको, तो अलग से मैं कोई टॉपिक नहीं ले रहा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक होता है, ध्यान रखना, दिस इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। आपको ये मत बोलना कि सर प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव क्या होता है? जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, या मैं ऐसे बोलूं जिसमें कॉर्नर्स पे ही सारे एटम्स होते हैं, दैट आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। टीआईबी, ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए सबसे पहले जो है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई ना, स्ट्रक्चर। ओके, तो सबको पता होगा ये सिंपल क्यूबिक, तो 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद बीएससी के अंदर भी पढ़ा होगा, ओके, और अब तुम एमएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, बीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं। चलिए इसके अंदर जो एटम्स जो हैं सिंपल क्यूबिक में, ठीक है, आपके पास जितने लेटिस पॉइंट्स हैं सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, एटम जो है सभी कॉर्नर्स पे होते हैं भाई, ओके। ये बना लीजिए, दिस इज द सिंपल क्यूबिक, ओके। ये आपके पास में सिंपल क्यूबिक है, लिख लो। देयर इज ओनली वन एटम इज प्लेस्ड एट ईच लेटिस पॉइंट, लिखो देयर इज वन एटम is placed at each corner, ठीक है, या लेटिस पॉइंट, ओके। ये बना लीजिए, दिस इज द सिंपल क्यूबिक। ये आपके पास में सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर है भाई, ये आपके पास में सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए बीसीसी में क्या होगा? जब बीसीसी पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा। इसमें सेम ही होगा, एक बीच में और होगा तुम्हारे पास में, है ना, मिडिल के अंदर बॉडी सेंटर पे, एक सेंटर पोजीशन पे एक एटम और होता है, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। इसमें सेकंड लिखिए फंडामेंटल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे तुम्हारे पास में ये है, ठीक है, ये मैंने ये जो लाइन है, रोड है, ये तुम्हारे पास में एक्चुअल में नहीं होती है, जस्ट मैंने आपको यह समझाया है। होता क्या है एक्चुअल में, ये दोनों एटम्स जो हैं आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे एटम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास में ऐसे कनेक्टेड होता है, यहां तुम्हारे पास इसके नीचे एक और ऐसे होता है, ये तुम्हारे पास में ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके जस्ट तुम्हारे पास में ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये जस्ट आपको बॉन्ड को बता रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए ये सारे एटम जो है एक दूसरे से ऐसे टच होते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपल क्यूबिक। चलिए आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट लिखिए सेकंड फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। देखो भाई, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर को मैं अलग से टॉपिक नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसी के अंदर समझा रहा हूं। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेते हैं, वन डायमेंशनल क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए भाई, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये इसका ओरिजिन मान लेता हूं O,
ये पॉइंट मैं P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं, ये R मान लेता हूं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है A है, ये भी आपके पास में A है, ये भी आपके पास में A है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में लिखो ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ लैटिस पॉइंट A। ये सारे लैटिस पॉइंट हैं, ये सारे आपके पास में क्या है, लैटिस पॉइंट हैं। तो लिख लीजिए इसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ लैटिस पॉइंट P इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, देखो A वेक्टर। ठीक है, दिस इज A वेक्टर। सिमिलरली देखो, सिमिलरली ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ लैटिस पॉइंट Q कितना हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे वो तो लिख लेना, ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ लैटिस पॉइंट Q कितना हो जाएगा, ओरिजिन से यहां तक देखो 2A वेक्टर। ठीक है, 2A वेक्टर एंड ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ लैटिस पॉइंट PQR कितना हो जाएगा, 3A वेक्टर। देखो यहां से यहां तक PQR पर वे AA, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में 3A वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ये ओनली x डायरेक्शन है तो i कैप लगा दो यहां पे। ठीक है, या फिर ये वेक्टर लगा दो, वेक्टर नहीं लगा रहे हो तो A i कैप, 2A i कैप, 3A i कैप ये लग जाएगा तुम्हारे पास। तो इन जनरल T वेक्टर क्या हो जाएगा, NA i कैप फॉर वन डायमेंशन। ठीक है, ये आपके पास में वन डायमेंशनल के लिए हो गया। ठीक है, अब जैसे इन टू डायमेंशन की बात करूं मैं, देखिए यहां पे अच्छा लिखो वेयर A वेक्टर इज इक्वल टू A i कैप। ठीक है, ये जो A वेक्टर है ये क्या होता है आपके पास में, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टू डायमेंशन की। ओके, ये वन डायमेंशन था, टू डायमेंशन की। तो टू डायमेंशन में क्या होगा भाई, A वेक्टर इज इक्वल टू A i कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू A j कैप। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, एंड थ्री डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक ये वाला जो स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशन ही है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन वेक्टर, A वेक्टर इज इक्वल टू A i कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू A j कैप एंड C वेक्टर इज इक्वल टू A k कैप। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। एक बार आप नोट कीजिए इसको, एक मिनट मैं इंक डाल लेता हूं। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर। ठीक है, ऐसे अपन बीसीसी के निकालेंगे, ऐसे अपन एफसीसी के सारे स्ट्रक्चर निकालेंगे ऐसे। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, लिखिए इसके अंदर लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर। लिखिए थर्ड, लिखिए लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर मतलब ए वेक्टर। ओके, देखिए ध्यान से, तुम्हारे पास ऐसा होता है सिंपल क्यूबिक यही होता है। ठीक है, और इसके यहां पे इस पे एटम जो है बैठे रहते हैं, ये लीजिए भाई। ओके, अब देखो एक्चुअली में मैंने क्या बताया, एक बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं इसकी सामने वाले की फेस ले लूं, यानी कि ये वाली फेस,
ठीक है, मैं इसको अलग पेन से बना देता हूं। ये वाली फेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली फेस मैंने क्या बताया था, ये ओनली बॉन्ड को बताता है, ये बॉन्ड है, रोड है, एक बॉन्ड है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। तो ये सामने वाला जो फेस है वो एटम मैं बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो देखो कैसे बनेंगे, ये लीजिए, ये बन गया सामने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए वेक्टर लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। ये एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं, ये एटम्स रखे हुए हैं, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर, पहले इसके अंदर लिख लो लैटिस पैरामीटर ऑफ एनी लैटिस इज, लिखिए लैटिस पैरामीटर ऑफ एनी lattice is distance between two consecutive atom center, distance between two consecutive atom centers, atom center, ठीक है। तो देखो यहां पे ये तुम्हारे पास में ए वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ए वेक्टर है। तो लेटिस पैरामीटर ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये आर है, ये आर है रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2r वेक्टर, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है, लास्ट में इस लेक्चर के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं सबका कंक्लूजन लिखवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काम आता है ये, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर ए वेक्टर, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, यानी कि इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम तुम्हें पता है, इसकी जो साइड है ए है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना होता है किसी क्यूब का, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, v इज इक्वल टू ए किसके बराबर है, 2r के बराबर, तो 2r का होल क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। ये लीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आ गया आपके पास में, नोट कीजिएगा। फिफ्थ लिखिए इसके अंदर, फिफ्थ लिखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। फिफ्थ लिखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है, जिसको अपन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। किसी भी सेल में एक एटम का कितना कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मतलब इस पूरे सेल के अंदर कितने एटम आ रहे हैं तुम्हारे पास में, इफेक्टिव नंबर, ठीक है। इफेक्टिव नंबर का मैं मतलब बताता हूं क्या होता है तुम्हारे पास में, देखिए इसको समझिए, देखो भाई नंबर ऑफ एटम, ठीक है, लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम। अब देखो एक्चुअल में तुम्हारे पास भी ये इनफाइनाइट तक, इधर भी तुम्हारे पास एक यूनिट सेल होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इनफाइनाइट तक होता है ये, ठीक है। मैंने ईएमटी के अंदर भी बताया आपको, जब मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे फ्लक्स निकलवाया था आपको, कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये तुम्हारे पास में इसका 1/8 पार्ट इसके अंदर आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसका 1/8 पार्ट मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। तुम्हारे पास में
जो कॉर्नर के ऊपर होता है क्यूब में, जो कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 पार्ट आता है, ठीक है। तो 1/8 पार्ट इसके अंदर आ रहे हैं और टोटल इस यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, 1 होंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। सिक्स लिखिए, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब इसका मतलब समझो भाई, ये तो क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का पूरे का वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। किसी एक एटम का इस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे पास स्फेरिकल माना जाता है, तो वॉल्यूम कितना माना जाएगा, 4/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है, एटम की रेडियस r3, r रेडियस है। अच्छा, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, 1। तो 1 इंटू 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई r3 इसका आंसर आ जाएगा। नोट करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 7th, पैकिंग फ्रैक्शन। ऐसे अपन बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, एचसीपी, डायमंड क्यूबिंग, इन सबका निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखिए 7th नंबर लिखिए, 7th नंबर लिखिए, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, एपीएफ भी बोलते हैं इसको, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तुम्हारे पास में यूनिट सेल कितने एटम से फिल्ड है, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी यूनिट सेल का अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा डेंस होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाउ मच ए यूनिट सेल, हाउ मच एटम्स आर फिल्ड इन ए यूनिट सेल, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर, शो दैट हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है शो दैट, पैकिंग फ्रैक्शन, शो दैट हाउ मच fraction of unit cell, fraction of unit cell is filled by atoms, is filled by atoms, ठीक है। तो एपीएफ जो होता है लिख लो, इफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो डेंस होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझना भाई, देखो यहां पे अभी एक बार निकाल लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। तो एपीएफ होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एपीएफ जो होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे तो निकालेंगे, ठीक है। इस पूरे यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं तुम्हारे पास में, दैट इज द एपीएफ। देखिए भाई, तो एपीएफ कितना हो जाएगा, देखिए एपीएफ इज इक्वल टू, एपीएफ कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल भी निकाला था, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब, आर के टर्म्स में क्या लिखा था 8r क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां पे 2 आ जाएगा, दैट मींस π/6, दैट मींस इसको सोल्व करोगे तो 52 0.52 आएगा, लेकिन परसेंटेज में 52% आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इसका इतना होता है, बीसीसी का 68% होता है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी ध्यान रखनी है बीसीसी की, जब मैं करवाऊंगा तब लिखवाऊंगा। एफसीसी की 74% और सर एचसीपी का भी 74% होता है, और डायमंड का 34% होता है, ठीक है। तो अभी अपन करेंगे वो सारा, और उसका कंक्लूजन भी लिखेंगे सब कुछ, ये नोट कर लीजिए, लिख लो। इसका मतलब क्या है, लिखो
दैट मींस 52% पार्ट ऑफ क्रिस्टल, देखो दैट मींस 52% part of that crystal is occupied by atoms and 48% empty, जिसको अपन क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ऐसे होती है, ऐसे इस तरह से वो बनती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वॉइड, ये वॉइड, ये कितना है 48% होता है। ठीक है, ये तो मैंने 2 डायमेंशन बनाया है, 3 डायमेंशन में यहां पे बना नहीं सकता भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में इस तरह से होता है, नोट कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए, कौन सा नंबर है, 8। लिखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या होता है, लिख लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर किसके बराबर था, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर ए आई कैप डॉट बी वेक्टर ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई कैप, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, दैट मींस ए क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसको ध्यान से समझना है आपको, देखिए लिख लीजिए नेक्स्ट, कौन सा नंबर है भाई, देख लेना, शायद 9 नंबर होगा ना, देख लेना एक बार। लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, CN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए crystal is number of atom that are closest to A is the number of atom that are closest to a specific atom, ठीक है, स्पेसिफिक एटम। आईटी जैम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में डायरेक्ट इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्ट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी जरूरी नहीं है, यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट का हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलोग्राफी है अगर उसको आप एक शॉर्ट नोट्स के अच्छे से कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक एटम। ठीक है, मतलब कोई अपन इसमें एक एटम फिक्स कर दें, उस एटम के नेबरिंग कितने एटम हैं क्लोजेस्ट, ठीक है, दैट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं वन डायमेंशन की। ठीक है, मैं बात करता हूं वन डायमेंशन की। ओके, तो वन डायमेंशन में आपके पास में मान लो इस तरह से है, इस तरह से ये वन डायमेंशन हो गया। और एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये तो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये तो लैटिस पॉइंट होते हैं, और ये तुम्हारे पास में मैंने बताया था बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं, ये मैंने पहले बताया था, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो मैं कोई एक स्पेसिफिक एटम ले लेता हूं, मान लो मैंने ये वाला एटम ले लिया। ठीक है, अब इसके नेबर देखो, इसके नेबर कितने एटम है, एक तो ये इधर है, एक इधर है, दो ही है, वन डायमेंशन है ये तुम्हारे पास में। ठीक है, दो ही है, तो तुम्हारे पास में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी मैंने सिंपल क्यूबिक की बात नहीं की है,
सिंपल क्यूबिक वन डायमेंशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। बात करता हूं मैं टू डायमेंशन क्रिस्टल की, टू डायमेंशन क्रिस्टल की, ठीक है। टू डायमेंशन क्रिस्टल मतलब जैसे ये बना लो, ये लीजिए, ठीक है, इसी डिस्टेंस पे लगभग सेम एटम बना लेना भाई, ठीक है। सफिशिएंट इतने हैं, ओके, इनको आपस में भी कनेक्ट कर दो, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं कोई भी तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक एटम लेता हूं, मान लो तुम्हारे पास में ये एटम है, ठीक है, ये आपके पास में वो एटम है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एटम है, क्या है ये, स्पेसिफिक एटम है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं इसके नेबरिंग एटम, देखो इसके नेबर ये तो नहीं होगा ना, इसके नेबर एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये एक ये होगा, ठीक है, दो एक्स एक्सेस में, दो वाई एक्सेस के अंदर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। क्या टू डायमेंशन में 4 ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, चेक करते हैं, क्या टू डायमेंशन में 4 ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, क्या चेक करते हैं ना। अभी मैं टू डायमेंशन क्रिस्टल की बात करता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए ये बनाइएगा एक बार, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। ये इतना बहुत है, ठीक है, ये मिला दो आपस में, ये लीजिए, ओके। ये लीजिए, ठीक है। अब मैं कोई भी स्पेसिफिक एटम मान लेता हूं, मान लो तुम्हारे पास में ये वाला मैंने एटम ले लिया, ठीक है, ये वाला एटम ले लिया, मुझे बताओ इसके नेबर कितने एटम हैं, देखो 1 2, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टू डायमेंशन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो। अभी मैंने सिंपल क्यूबिक की बात नहीं की है, सिंपल क्यूबिक इज 3 डायमेंशन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, देखिए भाई इधर ध्यान से देखेंगे इधर। अब मैं बात करता हूं 3 डायमेंशन की, और 3 डायमेंशन बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर भी मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है, सब जानते हैं सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एक क्यूब होता है, उस क्यूब में एक कॉर्नर्स होते हैं जिसको लैटिस पॉइंट कहते हैं, उन्हीं लैटिस पॉइंट पे एक एटम, हर एक लैटिस पॉइंट पे, हर कॉर्नर पे एटम जो है चुपचाप यहां पे बैठा रहता है, ठीक है। दिस इज द सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब देखो, अब ये तो एक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, ये वाला फेस लेता हूं सामने वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, ये इसका सामने वाला फेस ले लिया, ठीक है। अच्छा ये सामने वाला फेस, इस पे ये एटम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जब मैं इधर की बात करूंगा तो उसका भी कुछ सामने वाला फेस आएगा, ऐसे ही तो आएगा, इधर वाला भी तो सामने वाला फेस आएगा उसका, ठीक है, ओके। अच्छा इसके नीचे अगर होगा उसके अंदर भी तुम्हारे पास सामने वाला फेस आएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। मैंने इधर क्यूब लगा दिया, इसके नीचे, इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से तुम देखोगे, अगर मैं इस एटम की बात करूं,
इस एटम की बात करूं, ठीक है, तो अगर ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लो मैंने जेड एक्सिस ये तरफ, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, एक्स एक्सिस में दो, वाई एक्सिस में दो। ऐसे ही जेड एक्सिस में भी आपके पास में दो एटम होंगे, ठीक है, जेड एक्सिस में भी तुम्हारे पास में ये वाले दो एटम होंगे, ठीक है, जिसको बोल दिया मैंने 5 और जिसको बोल दिया मैंने 6, ठीक है। यहां पे मैं बता नहीं सकता 3 डायमेंशन क्योंकि 2 डायमेंशन है ये बोर्ड, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब एक और रह गया इसके अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। टेंथ नंबर लिखिए, 10वां लिखिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन 2000 जून 2019 में 5 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन बीसीसी से पूछा था, ठीक है। अभी अपन सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब दो एटम हैं, उनके बीच में नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितनी होगी वो पूछ रहा है। देखो तुम्हारे पास, समझना इसको, ये लीजिए, यही है। ओके, एटम कहां बैठे हुए हैं चुपचाप से? ये चुपचाप से एटम जो है यहां बैठे हुए हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस तुम्हें पता है ए वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, अच्छा एक ये, जैसे तुम्हारे पास में ये सामने वाला है, ठीक है, एक ये वाला फेस है, तो ये तो ए हो गई, ठीक है, ये भी ए है, तो ये निकाल सकते हैं, ये वाली निकाल सकते हैं, ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी? √2a, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूं आपको अलग से, इस ये हो जाएगी √2a। एक मैं क्या करता हूं, क्यूब का डायगोनल, ठीक है, मतलब इस वाले जो कॉर्नर है उसका सामने वाले के नीचे वाले से, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास ये कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखो और ये देखो तुम्हारे पास, ठीक है। तो a² + 2a² कितना हो जाएगा? 3a²। तो जब तुम ये निकालोगे तो ये तुम्हारे पास में √3a आएगी भाई, ठीक है। ये वाली तुम्हारे पास में यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आपके पास में आएगी √3a। ओके, दिस इज द √3a। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो अपन निकालेंगे एग्जाम में कभी भी फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस चांसेस कम होता है, ठीक है। इसलिए ही जो सीएसईआर नेट जून 2019 है उसमें थर्ड पूछ लिया था, थर्ड के बाद में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अपन तीनों निकालेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये वाली जो है तुम्हारे पास में फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस जो है, फर्स्ट, तुम्हें बताओ सबसे छोटा कौन सा है इसमें? यही है फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस, कितना है? ए वेक्टर, ठीक है। और तुम्हें पता है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था तुम्हारे पास में? 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने निकाले थे, ठीक है। 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है, ध्यान रखना। नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है? ए, ठीक है। नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है? फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस ए है। ऐसे लिखो, सेकंड फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? इससे बड़ी कितनी है? √2a, ठीक है। इसके बाद में क्या है? √2a। इसको ए वेक्टर नहीं, ए रहने देना, ठीक है। और इसके लिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तुम, ठीक है, तुम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अपन निकालेंगे, जैसे अपन एफसीसी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको निकाल के बताऊंगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। ऐसे एटम जिनकी नेबरिंग डिस्टेंस √2 है उसका 12 आएगा, एफसीसी में निकाल के बताऊंगा, ठीक है, वहां पे देख लेना।
ओके, थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है, वो आ जाएगी अंडर रूट 3a, ठीक है। इसका जब तुम निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। एग्जाम में पूछ चुका है थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फॉर बीसीसी, ठीक है। अब हो सकता है आगे फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फॉर बीसीसी जो है वो रूट 2a है। अब ये अपन निकालेंगे रूट 2a कैसे आई, ठीक है। रूट 2a है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो सिंपल क्यूबिक है उसका जो एग्जांपल है वो है पोलोनियम। ठीक है, तो ये 10 की 10 चीज जो है अपन बीसीसी के लिए भी निकालेंगे, 10 की 10 चीज अपन एफसीसी के लिए भी निकालेंगे। अब मैं सबकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा आगे, ठीक है। यहां पे मैंने लिखवा दिया आपको। चलिए एग्जाम्पल जो है सिंपल क्यूबिक का जो एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए आप, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। हो गया, चलिए तो अपन आगे चलते हैं अब नेक्स्ट बीसीसी। ओके, वही 10 की 10 चीजें अपन देखेंगे यहां पे बीसीसी की भी। लिखेंगे नेक्स्ट बीसीसी, लिखिए बीसीसी, ठीक है। इसको बोलते हैं, बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। लिख लीजिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर पे भी तुम्हारे पास में एक एटम होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर, फर्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर 8 एटम्स आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, लिखिए 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड 1 atom at the center of cell and 1 atom at the center of cell। आसान है, वो ही सिंपल क्यूबिक है, बस बीच में एक एटम और बता देना है आपको। ये लीजिए, ठीक है। क्या करना है, यहां पे एटम बता दिया 8 कॉर्नर के ऊपर, और एक एटम इसके बीच में और होगा। मतलब ये रूम है अपने पास में, ठीक है। सभी कॉर्नर्स के ऊपर जो भी 8 कॉर्नर पे एटम्स होंगे, और एक इसके बिल्कुल मिडिल के अंदर तुम्हारे पास में एक एटम और होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, जल्दी से बना लीजिए।
सेकंड लिखिए इसके अंदर फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। चलिए लिखिए फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। सेकंड है फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है भाई, देखो इसमें फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे निकलेगा, 3 निकलेंगे, एक्स के एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में। ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान से मान लो मैं एक निकालूंगा, ठीक है, बाकी तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में एक सेल है, यूनिट सेल है, जो कि तुम्हारे पास एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्सिस के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये बना लीजिए। ओके, ये ऐसे है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास एक सेंटर में एटम है, एक आपके पास सेंटर में एटम है, ये रहा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखोगे इसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब अच्छा सेंटर में है टोटल डिस्टेंस a है, तो सेंटर में कितना हो जाएगा a/2। y में एक्स वाई प्लेन है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, z में नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास में -a/2। इसका मतलब क्या हो गया, a वेक्टर जो है वो हो जाएगा a/2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही जब yz प्लेन में होगा तुम्हारे पास जो b वेक्टर आएगा वो आएगा a/2। देखो जब a है यानी कि i कैप वाला, ऐसे मान लो i कैप वाला, तो इसके पीछे वाला नेगेटिव आ रहा है, i कैप के पीछे k कैप, b वाले के लिए इससे पीछे वाला मतलब j कैप के पीछे i कैप, तो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्योंकि yz प्लेन है, yz प्लेन का मतलब क्या हो गया, yz प्लेन का मतलब क्या हो गया, x नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव के अंदर है। ऐसे ही जो c वेक्टर है वो आएगा, क्या आएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन होगा। तो ये तुम्हारे पास में इसके फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, अगर xy प्लेन है तो तुम्हारे पास में z नेगेटिव होगा, a/2 में होगा, क्योंकि सेंटर पे एटम है, डिस्टेंस a/2 होगी, a नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा, इसको ये याद रखनी है भाई। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि रिमेंबर यहाँ पे सारी चीजें याद रखने की है, क्योंकि मैं इसके बाद में एक कंक्लूजन लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, उसमें अपन एक टेबल बना के इन सबको अलग अलग से आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। थर्ड लिखिए, लैटिस कांस्टेंट या फिर लैटिस पैरामीटर। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए यहां पे ये देखिए भाई, ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर निकालने के लिए मैं क्या करूं यहां पे, ठीक है, एक मैं बॉडी डायगोनल लेता हूं। ठीक है, बॉडी डायगोनल, ओके, जैसे तुम्हारे पास में मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास में ये किस तरह से होते हैं, देखिए ध्यान से, एक्चुअल में आपके पास इस तरह से होते हैं, तीनों की साइड सेम कर लेना भाई। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज, ये टोटल तुम्हारे पास ये r, ये 2r, ये r। ठीक है, सेंटर से, और ये डिस्टेंस अभी मैंने बताई थी, कितनी निकाली थी अपन ने, √3a, यही निकाली थी क्या,
ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4r बाई √3, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, याद रखना है, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट इन बीसीसी कितना होता है 4r बाई √3, ठीक है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको पता है बीसीसी एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू कितनी रख दूं 4r अपॉन √3 का क्यूब, दैट मींस 64r³ अपॉन 3√3, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ लिखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जितने भी कॉर्नर्स पे एटम है, 8 एटम है, ठीक है, वो 1/8 पर एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, प्लस एक एटम इसके सेंटर में है, वो तो पूरा ही कर रहा है ना पार्टिसिपेट, +1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2 एटम्स आ जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द बीसीसी, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सिक्स्थ लिखिए वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। तो क्या होगा भाई तुम्हारे पास में नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जिसको अपन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एन एटम, ठीक है। तो देखो 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, 4/3 पाई r³, तो 8 पाई r³ बाई 3, दिस इज द नंबर ऑफ एटम, सो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। 7 नंबर लिखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको अपन एपीएफ भी बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला दोबारा लिखवाने की जरूरत है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये अपन ने निकाला है, कितना है देखो भाई 8 पाई r³ बाई 3, ठीक है, अपॉन में इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ r 64 r³ अपॉन 3√3, r³ से r³ कैंसिल, यहां पे कितना बचेगा 8, ओके, और 3 से 3 कैंसिल, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा एपीएफ, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में पाई √3 बाई 8, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 68% आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाली जो क्वांटिटी है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अरे सर हम तो क्या है 68% याद करके गए थे, एग्जाम में 4 ऑप्शन इस टर्म्स में दे दिए, हम तो छोड़ के आ गए। अरे इसमें छोड़ने की क्या जरूरत है भाई, 0.6 से जाना चाहिए। जो 4 ऑप्शन अगर तुम्हें याद नहीं है ये फिर भी,
तो तुम 4 ऑप्शन में जल्दी से कैलकुलेशन करो। आजकल तो सभी एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, तुम्हारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है वहां पे। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें पाई √3/8 ये कैलकुलेट करो, जिसमें 0.68 आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करके जाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ऑफ एनी एग्जाम। ओके, तो टाइम मैनेज करके चलो। आप जितना जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चंस को, जितनी ज्यादा लर्निंग कर पाएंगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 8 नंबर। 8 नंबर लिखिए, 8 नंबर लिखिए इसके अंदर प्रिमिटिव सेल। क्या बीसीसी प्रिमिटिव सेल होती है? नहीं, प्रिमिटिव सेल वो सेल होती है जिसमें तुम्हारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 आता हो। यहां पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो नहीं होती। लिख लो, देखो बीसीसी इज नॉन प्रिमिटिव। बीसीसी इज नॉन प्रिमिटिव, लेकिन नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव सेल को प्रिमिटिव सेल बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे? ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं विग्नर-सीड्स मेथड। ठीक है, उसका बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं चीज, इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां पे लिख लो ये। बट विद द हेल्प ऑफ, लिखो, विद द हेल्प ऑफ विग्नर-सीड्स मेथड, with the help of Wigner-Seeds method, we can convert any non-primitive cell to primitive cell, non-primitive cell to primitive cell। नोट कर लीजिए। ठीक है, 9th नंबर लिख लो भाई। 90 नंबर पे क्या आता है? 9वां नंबर, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है उससे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर ये तुम्हें पता ही है, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर तुमने निकाल रखे हैं, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास a³/2। देखो मैंने क्या बताया, जो भी तुम्हारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा तुम्हारे पास? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बीसीसी में 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एफसीसी में 4 होते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्यूब, जो तुम्हारे पास में सेम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, एक लास्ट बच रहा है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर। दसवां लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, CN। ठीक है, तो देखो आसान है, मैंने बताया था क्लोजेस्ट कोई भी स्पेसिफिक एटम से क्लोजेस्ट कितने एटम्स होते हैं, दैट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो मेरे पास में ये एटम्स यहां बैठे हुए हैं, एक सेंटर पे होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास क्यूब है, क्यूब का मतलब सभी साइड्स इक्वल है, सभी कॉर्नर पे 8 है, एक बीच में है, तो बीच से सबकी डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस एटम की बात करता हूं,
इस वाले एटम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इससे सभी की डिस्टेंस तुम्हारे पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ध्यान रखना बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक है ना, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है 8। ये प्रिमिटिव सेल ये इसके अंदर ही आ जाएगा भाई, है ना, 8 नंबर इसी के अंदर आ जाएगा। मैं ये 9 नंबर कर देता हूं, 9 नंबर, ठीक है। अब आता है आपके पास में 10 नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है। देखो एक काम करता हूं, मैं ये यहां पे बना देता हूं, है ना। हाँ जी, देखिए ध्यान से, ये है आपके पास में, ओके, यहां पे एटम है, यहां पे एटम है, ये 8 मैंने कॉर्नर पे बता दिए और एक मैंने क्या बता दिया, इसके सेंटर पे एटम है, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखिए, ये आपको पता है ए वेक्टर है, ठीक है, ये वाला आपको पता है √2a वेक्टर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला आपको पता है √3a है। अब ये इसमें ये वाला एटम भी तो आ गया, एक ये वाला एटम भी तो आ गया, ठीक है, और एक तुम्हारे पास है पूरा, तो ये कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, इसको मैं रेड से बता देता हूं, ये कितना बचेगा तुम्हारे पास में √3a/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1.732/2a, ठीक है। तो ये देखो a से भी कम आएगा, ये तुम्हारे पास a से भी कम आएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस सबसे छोटी कौन सी है इसके अंदर भाई, इसमें ये एटम अलग से आ गया है ना, ये अगर नहीं होता तो सिंपल क्यूबिक बनता है, ठीक है। तो देखो ये भी तो एटम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सबसे कम यही है मेरे हिसाब से, √3a/2, ठीक है, √3a/2, दिस इज द फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इन बीसीसी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकाल ही लिया, ठीक है, 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, हाँ जी, इनमें से कौन सी है सबसे, इसके बाद में ए ही है तुम्हारे पास में, इसका तुमने सिंपल क्यूबिक के अंदर निकाला था क्या, सिंपल क्यूबिक में कितना आया था तुम्हारे पास में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ए डिस्टेंस वाले का 6 आया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा √2a, ठीक है, और √2a इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने निकाला था 12, ये निकालेंगे अपन एफसीसी के अंदर निकालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इतना सा पूछा था कि व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इन बीसीसी, ठीक है। चलिए लिख लो क्वेश्चन लिख लो, CSIR नेट जून 2019। नेक्स्ट लेक्चर में अपन IIT जैम वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। IIT जैम वाले सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। लिखिए द थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी क्रिस्टल, लिखिए द थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी क्रिस्टल with lattice constant A0 is, ठीक है, with lattice constant A0 is, ऑप्शन लिख लीजिए A0
3a0 3a0/2 और d लिख लीजिए √2a। ठीक है, ये √3a था भाई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन तो बिल्कुल आसान है, ये मैंने निकाल के आपको बता दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एफसीसी की। ओके, पहले इसको नोट कीजिएगा। जैसे ही एफसीसी खत्म होता है, ठीक है, जितने भी आईआईटी जैम वाले स्टूडेंट हैं, वो मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% पूछा जाएगा। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास यहां से आएंगे। 2 से 3, एक नहीं, 2 नहीं, 2 + 3, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें यहां से। ठीक है, जितने भी बीएआरसी की एग्जाम की तैयारी या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, ये मान के चलिए यहां से तुम्हारे पास में 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा।